आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं अब ग्राउंड रिपोर्ट। शुरुआत लद्दाख की पहाड़ियों से। चीन का मामला नहीं बल्कि लद्दाख में मुकामी लोगों का मामला, जो 35A 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में देखने को मिला था। पिछले साल 5 अगस्त को तारीख बदली थी, लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया था और उस अलग यूटी बनाए जाने के बाद लद्दाख के लोगों में कहीं न कहीं बेचैनी दिखाई दे रही थी। बेचैनी यही थी कि उनके हकूक सल्ब होंगे, उनके फ़वाइद की जो बात सरकार करी है वो नहीं मिलेगी। और जब इस हफ्ते जब चुनाव होने जा रहे थे, वहाँ लोकल चुनाव, वहाँ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के, तो लद्दाख की इस पूरी आवाम लगभग एकजुट होकर सामने आई थी, चुनावों के बाइकआउट का ऐलान करते हुए। बीजेपी और नई दिल्ली को खतरनाक या यूं कहें बड़ी चुनौती दी थी। ताहम दिल्ली ने कल किसी हद तक मान लिया कि लद्दाख की जुबान, लद्दाख की कल्चर और लद्दाखियों के बुनियादी हकूक को बिल्कुल महफूज रखा जाएगा। और आज मरकजी वजीर जय किशन रेड्डी भी लद्दाख गए हुए थे और लद्दाख में उन्होंने तमाम लीडरान से बात की और लीडरान के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। मेरे साथी मोहम्मद इकबाल इस वक्त लद्दाख से मेरे साथ मौजूद हैं। इसहाक, आपसे जानना चाहेंगे, लद्दाख के हवाले से खबरें आ रही हैं, मुस्बत खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि 35 से ना सही लेकिन कहीं ना कहीं डोमिसाइल को नहीं होगा अब वहाँ पे, और उसके साथ साथ लद्दाख की सरकार, लद्दाख की आवाम के हकूक़ को बहाल रखने के हवाले से भी बयानात, क्या वादा भरोसा दिया गया है, क्या है ज़मीनी हक़ाइक़, क्या है इस वक्त खबर लद्दाख की? सर, फिलहाल लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं मिला है, लेकिन हुकूमत की जानिब से, यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से एक रास्ता लद्दाख के अवाम को हमवार किया है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के हवाले से बात किया जाए। थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। आपको पता है लद्दाख के अंदर एपेक्स बॉडी फॉर्म किया था वेटरन लीडर्स ने, मुख्तलिफ वेटरन लीडर्स एक प्लेटफॉर्म पाया था सिक्सर रिम्पोचे की क़यादत में, और उनका डिमांड एक ही था, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया जाए। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के तरफ से लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया जाए 6 शेड्यूल के हवाले से। इसके बाद से एपेक्स बॉडी ने, क्योंकि लद्दाख के अंदर खासकर लेह की बात करें, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह की जनरल काउंसिल इलेक्शन का होना था, इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बाइकआउट का कॉल दिया था। कहा गया था कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल और रिलीजियस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का चूंकि एपेक्स बॉडी को समर्थन था, इसीलिए बाइकआउट का कॉल दिया था। इसके बाद से यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से अगर हम यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की बात करें, अमित शाह के साथ मुख्तलिफ एपेक्स बॉडी के जो वेटरन लीडर्स है उन्होंने मुलाकात की थी। इसके बाद से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनली, अगर हम LHDC की बात करें, LHDC का इलेक्शन होना था, उसको बाइकआउट का ऐलान किया था, उसको उन्होंने विथड्रॉ किया था, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से प्रेस रिलीज में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान सामने आया था कि लद्दाख के अवाम के इंटरेस्ट के हिसाब से, लद्दाख के अवाम के कंसेंट के हिसाब से लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड दिया जाएगा। उसमें यूनियन गवर्नमेंट ने साफ साफ ये भी कहा है कि लद्दाख के अंदर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट लेह और कारगिल के जो काउंसिल, ऑटोनोमस काउंसिल है, उसको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। और साथ ही साथ लद्दाख के अवाम के साथ मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल और रिलीजियस और सोशल रिप्रेजेंटेटिव्स है, LHDC के इलेक्शन के होने के 15 दिन के बाद जो मुख्तलिफ सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं लेह और कारगिल के, उनके साथ बातचीत किया जाएगा। और बातचीत करने के बाद ये पता चलेगा कि किस तरह की सेफगार्ड यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से लद्दाख को दिया जा सकता है। अभी तक फाइनल नहीं हुआ कि किस तरह की सेफगार्ड हुए, लेकिन क्या डोमिसाइल पे कोई बात हुई है? ये भी कहते हैं कि एक तरह से 35A टाइप का वापस दिया, जिस तरह 35A जम्मू कश्मीर में पहले था उस तरह का। क्या इस तरह की कुछ खबरें निकल के आ रही हैं? जी, फिलहाल अगर हम एपेक्स बॉडी की बात करें, एपेक्स बॉडी ने डोमिसाइल लॉ को बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं किया है। वही जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जनरल किशन, अगर किशन रेड्डी की बात करें, यूनियन जो है MOS हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की लद्दाख के एपेक्स बॉडी के साथ लद्दाख के लेह जिले के अंदर, और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए लद्दाख के अवाम को ये कहा कि आने वाले वक्त में लद्दाख के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बात किया जाएगा और लद्दाख के अवाम के ही हिसाब से लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया जा सकता है। लेकिन इसमें 6 शेड्यूल के ऊपर भी बात किया जाएगा। 6 शेड्यूल के साथ साथ जो बाकी चीजें हैं, बाकी प्राविधान है हमारे हमारे संविधान में, उस हिसाब से लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से लगातार फंडिंग के हवाले से बहुत सारे डेवलपमेंटल बातें की गई है, लेकिन लद्दाख के अवाम का एक ही डिमांड है कि लद्दाख को
कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड दिया जाए, लद्दाख की जो यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन आने वाले वक्त में देखने वाली ये अहम बात होगी कि यूनियन गवर्नमेंट आखिर लद्दाख को किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड दिया जाता है आने वाले वक्त में। लेकिन इस वक्त क्या इस बयान पे जो कुछ भी जयकिशन रेड्डी ने बताया, जब कल सेंटर ने जो रेस्पॉन्स दिया है, क्या वहां की जो ऑल पार्टी जो थी वो मुस्तैद हो चुकी हैं? फिलहाल अगर हम लेह के अंदर जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से एपेक्स बॉडी है, इन्होंने उनके इस डिसीजन को वेलकम किया। और वो बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक जानकारी फराम करने के लिए। लद्दाख से मोहम्मद इसाक जानकारी फराम कर रहे थे। और साफ जाहिर है लद्दाख दो हिस्सों में बटा हुआ है, करगिल और लेह के बीच में। और करगिल का फिलहाल मामला पीछे है। लेह के लोगों के साथ, लेह की इंतज़ामिया के साथ, लेह डेवलपमेंट काउंसिल के साथ मरकज़ी वज़ीर की मीटिंग हुई है, सभी लीडरान की मीटिंग हुई है, सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो इस वक्त जो मामला वहाँ पे था वो किसी हद तक सुलझाया गया। लेकिन कश्मीर के और भी मामला थे। जम्मू का सबसे बड़ा मामला पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला है, ख़ास तौर पे शोबे तिब के हवाले से। जम्मू में जो कुछ भी सरकार को करना था अवाम के बुनियादी हकूक़ के हवाले से, ख़ास तौर पे तिब के मामले में, वो नहीं हो रहा। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने भी तेज़ तरार अल्फाज में सरकार की नुक्ताचीनी करते हुए बताया कि जम्मू में हेल्थ डिपार्टमेंट बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर चुका है, काम नहीं कर सकता है। जम्मू में हमारे साथी से बात करते हुए देवेंद्र राणा ने कुछ इस तरह से बताया। और आपके पास पावर्स भी हैं, आपके पास पैसा भी है, आपके पास स्पेशल फंड्स हैं इस सब के लिए, तो अस्पताल नहीं हम चला पा रहे। आज 20-25 दिन से यही अब गुहार लगी, कभी ऑक्सीजन नहीं, अभी आप कह रहे हैं वेंटिलेटर नहीं, कभी डॉक्टर नहीं, कभी पैरामेडिक नहीं, तो कैसे चलेगा? ये बड़ा एक बदहाली और का आलम है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और केंद्रीय सरकार से भी ये गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, इमीडिएट एक्शन लें इसको सुधारने का। नहीं तो ये तो जम्मू के लिए एक परेशानी बन गई है। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो टेस्टिंग भी नहीं करवा रहे, डरे हुए, क्योंकि ना तो क्वारंटीन फैसिलिटीज ठीक है, ना हॉस्पिटल फैसिलिटीज ठीक है, मेडिकेयर है नहीं, जाए तो जाए कहां आदमी जाए। ये जो कहते हैं नारायण, आज नारायणा बत्रा में भी बेड्स अवेलेबल नहीं है। लोग अब पठानकोट और अमृतसर जाना शुरू हो गए, जहां 30-30, 31-31 हजार रुपए का बेड पर डे, सिर्फ बेड, दवाई नहीं, लेके बैठे हुए हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से ये गुजारिश है, मोतवाना गुजारिश है कि बराए मेहरबानी, हम नहीं चाहते इस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई परेशानी का आलम बनाए। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मेहरबानी करके वो काम करे जो उसका फर्ज है। जान बचाना तो फर्ज है ना, वो निभाना चाहिए। सीनियर डॉक्टर्स ये भी कंप्लेन आ रही है कि सीनियर डॉक्टर्स जो हैं हॉस्पिटल में नहीं आ रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स और रजिस्ट्रार्स पूरी तरह से काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट जो है, जो इंक्वायरी बैठाई हुई है जिसको हेड यशपाल जी कर रहे हैं, उन तक भी ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है कि सीनियर डॉक्टर्स ना कोई राउंड कर रहे हैं, ना वहाँ पर ड्यूटीज़ पे आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस समय है आशीष कोहली, एमरजेंसी है, ये मेडिकल एमरजेंसी, जंग लगी हुई है, इसमें किताब लिखने का टाइम नहीं है। ये किताब लिख रहे हैं, इंक्वायरी हो गई, मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्डेड, ये टाइम नहीं है। जंग के दौरान कभी किताब नहीं लिखता जर्नल। जंग के दौरान जंग लड़के जंग जीती जाती है। किताब लिखने का काम होता है जब जंग खत्म हो गई, 10 साल के बाद किताब लिखी जाती है कि जंग में मैंने क्या किया। ये कौन सी इंक्वायरी कमेटी बना के कर रहे हैं? अब हॉस्पिटल प्लांट नहीं चल रहा ऑक्सीजन का, इसमें इंक्वायरी कमेटी क्या है? नालायकी है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पूरी हो रही तो नालायकी है। वेंटिलेटर ये रोज कह रहे हैं इतने वेंटिलेटर हमारे पास पड़े हुए, तो वेंटिलेटर नहीं है तो नालायकी है। इसमें कौन सी इंक्वायरी करनी है? इंक्वायरी करने में कौन सी किताब लिखनी है? फिर इंक्वायरी करके ये बता रहे हैं, कह रहे हैं जी हमने 12 घंटे के अंदर इंक्वायरी खत्म कर दी। किस बात की इंक्वायरी? एडमिनिस्ट्रेशन के कोई बेसिक टेनेट्स होते हैं ना, वो तो चलने चाहिए। अगर दवाई टाइम पे नहीं दी जा रही, अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर वेंटिलेटर नहीं है, तो इलाज क्या हो रहा है? और इसमें मुझे तो आई एम सॉरी टू से, मतलब ये मैं बड़ा अफसोस से मुझे कहना पड़ता, शिकायत बड़ी आ रही हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना के नाम पे बड़ा कुछ हो रहा है। मैं माता वैष्णो देवी से ये प्रार्थना करता हूँ कि शायद सबको अकल आए और
कम से कम इस कोरोना के दौरान कोई ऐसी बात बाद में ना निकले कि यहाँ कोई ऐसी चीज हुई है कि लोगों को पता ही ना हो। जम्मू सेहत मामला और उस मामले के साथ साथ बाकी मामला, लेकिन अब दूसरे पहलू पे भी चलेंगे और दूसरे पहलू में कश्मीर की जमीनी सूरत सांबूरा में भी कल एनकाउंटर हुआ था। 2 मिलिटेंट मारे गए थे और उस हवाले से पुलिस ने आज सुबह 2 मिलिटेंट के मारे जाने का भी बताया। बाद दोपहर डीजी कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांबूरा एनकाउंटर से लेके शहर श्रीनगर के हालात और एडवोकेट बाबर कादरी का सवाल भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा। श्रीनगर के हालात भी बताए डीजी ने और उसके साथ साथ सांबूरा के एनकाउंटर के हवाले से भी बताया और बाबर कादरी की मौत के हवाले से बताया कि पुलिस तहकीकात कर रही है, कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। डीजी क्या बता रहे हैं, देखिए जरा। ये ऑपरेशन जो है कल रात भर रहा क्योंकि उस वक़्त देर हो गई थी और सर्च नहीं कर पाए थे पूरी तरह। और सुबह जब एरिया की सर्च की गई और इसमें 2 जो दहशतगर्द हैं वो मारे हुए पाए गए। एजाज अहमद रेशी एक है और दूसरा सजाद अहमद सोफी है। दोनों से AK-47 AK-56 पकड़ा गया, काफ़ी आर्म्स एंड अम्युनिशन एक्सप्लोजिव मटेरियल पकड़ा गया और भी इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल पकड़ा गया। और ये दोनों ही अवंतीपुरा जिले के रहने वाले हैं। एजाज अहमद रेशी बहुत ही खतरनाक तरह का दहशतगर्द रहा है। ये बुरहान वानी के टाइम से एक्टर था और उस वक्त भी बहुत सारी गतिविधियों में शामिल था। An unfortunate incident of killing of Advocate Babar Kadri took place. Investigation is moving in a very fast pace. Good progress has been made in that case. We have got solid clues. We are working on them. और चलिए अब दूसरा पहलू तामीर और तरक्की का। सरकार के दावे और उन्हीं दावों में एक दावा स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन था। कभी ये महकमा बहुत तरक्की करता था, कहा यही जाता है, कहा जाता है कि जंगल से लकड़ी लाई जाती थी, 200 से 250 रुपया पर CFT खर्च आता था, लेकिन उसके बाद 2000 से 2500 रुपये में ये डिपार्टमेंट उसी लकड़ी को बेचता था। 99% इसका प्रॉफिट हुआ करता था और साल में 100 करोड़ से ज़ायद का फ़ायदा कहा जाता हुआ करता था। वो फ़ायदा क्या वाकई में होता था नहीं वो दूसरी बात, लेकिन 5 अगस्त की तारीख बदली और इस SFC पर भी एक कांच गिरी। लेकिन उस सारे के बाद में मुआशरे का वो मुअज़्ज़िज़ तबका जिसे हम ठेकेदार कहते हैं, SFC का ठेकेदार भी अब डिपार्टमेंट के खिलाफ सड़कों पे उतर आया है। ये मुआशरे का मुअज़्ज़िज़ तबका कहलाया जाता था। ठेकेदार की इलाके में इज्जत होती थी, कुछ पैसे भी हुआ करते थे, लोगों की हाथ बटाई भी लोगों का हाथ भी बटा सकता था और जब जो हाथ बटाने वाला हो वो मुआशरे में काफ़ी मुअज़्ज़िज़ भी कहलाता है। और यूँ इसी मुअज़्ज़िज़ को अब सड़कों पर आना पड़ रहा है अपनी कमाई अपने पैसे के लिए। कहते हैं ठेकेदार बैंकों से पैसा लिया, लोन पे लिया, सूद पे लिया और उसी पैसे को स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने बंद रखा है और पैसे न मिलने पर आज इन ठेकेदारों ने श्रीनगर में स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के दफ्तर को ताला भी लगाया, सर-ए-मुहर भी किया और सर-ए-मुहर करते हुए ये भी बताया गया कि अब से जंगल से कोई ठेकेदार लकड़ी नहीं निकालेगा और ना ही निकालने देगा जब तक न उनकी रकूमात वागुजार की जाएंगी। करोड़ों रुपए का बिजनेस किया है स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने, लेकिन इस ठेकेदार को आज धक्के खाने पड़ रहे हैं, सड़क पे खड़ा किया जा रहा है और इसी को लेकर आज ये ठेकेदार श्रीनगर में मुजाहरा करे थे। खुद इसी डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अफसरान की तनख्वाहें जो हैं वो इस डिपार्टमेंट में इसी ठेकेदार की वजह से अब तक बनती आ रही थी, आज बन रही हैं, लेकिन इसी ठेकेदार को अब ये डिपार्टमेंट सड़क पर ला खड़ा किया है और सड़क पर ला खड़ा होने के बाद आज ये ठेकेदार इसी डिपार्टमेंट के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहा था। अगर मैनेजमेंट ने मुलाजमीन की तनख्वाह वागुजार की तो हम ठेकेदारों की पेमेंट क्यों नहीं? हम ठेकेदार मैनेजमेंट से गुजारिश करते हैं कि जल्द अज जल्द हमारी पेमेंट वागुजार होनी चाहिए। पिछले साल के काम जो हमने किए हैं उनकी पेमेंट रुकी हुई है, इस साल का काम जो हमने किया है उसकी पेमेंट भी रुकी हुई है। अभी यहाँ पे ताला बंद किया, ये किस ऑफिस का आपने ताला? ये हमारा हेड ऑफिस है, मैनेजिंग डायरेक्टर का, ये राजबाग में स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का हेड ऑफिस है, ताला बंद हो गया है। आज से हम ठेकेदारों ने तमाम एक्टिविटीज़ जो है फॉरेस्ट काम के वो हमने बंद किए हुए हैं क्योंकि हमारे पास जो पैसा था वो हमने यूटिलाइज़ किया। अब हमारी फाइनली डिमांड ये है कि जल्द अज जल्द हमारी पेमेंट रिलीज़ किया जाए।
ये ठेकेदार का मामला, लेकिन हमारे यहाँ और भी मामले हैं। हमारा मुलाजिम भी किस सूरत हाल से दो चार है सब लोग जानते हैं, और इसी सूरत हाल से दो चार होने के बाद ये मुलाजिम कभी नारेबाजी करता है, कभी पेन डाउन स्ट्राइक करता है, लेकिन हमारा मुलाजिम और उसको सरकार के किए गए वादे बकौल मुलाजिम कभी पूरे नहीं होते। NHM NRHM भी जिसे कहा जाता है, नेशनल हेल्थ मिशन, जो रियासत की बैकबोन माना जाता है हेल्थ सेक्टर का, कोविड की ड्यूटी हो या दूसरी ड्यूटी, इन सारी ड्यूटीज़ के दौरान फ्रंट लाइन पर रहा है। बहुत से लोग कोविड का शिकार भी हुए हैं और बहुत से लोग NHM के इस ड्यूटी के दौरान मौत का शिकार भी हुए हैं, लेकिन सरकार ने उनके बकौल आज तक उनसे वादे नहीं पूरे किए हैं। पढ़ा लिखा ये तबका आज अपने फ्यूचर से परेशान है। हमने ग्राउंड पे जाके इनसे बात की, क्या बातचीत रही आपको हम दिखाते हैं। यूँ तो कश्मीर में अलमियों की तादाद बहुत बड़ी है, लेकिन इन्हीं अलमियों में एक रियासत में नौकरी का अलमिया भी है। रियासत में कोई इंडस्ट्री नहीं है। इस स्टेट में कोई इंडस्ट्री न होने की वजह से यहाँ के नौजवानों का सबसे बड़ा दारोमदार सरकार की नौकरी पर होता है। लेकिन सरकार की नौकरी जब मिलती है तो उसमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये कश्मीर के आम नौजवान से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। लेकिन जब सरकार कुछ अपनी स्कीमें राइज करती है, उन स्कीमों के राइज करने के बाद भी कश्मीर के इस नौजवान का जहनी तवाज़ुन बिगाड़ने के लिए सरकार खुद कितनी प्रॉब्लम्स हर्डल्स क्रिएट करती है उसकी भी कोई मिसाल नहीं है। आज हम बता रहे हैं आपको स्टेट का एक पुर्जा जिसे नेशनल हेल्थ मिशन कहा जाता है, NRHM उर्फ आमी से कहना लोग कहते हैं। और इसी NRHM की अगर माजी की बात करें तो 2006 का वक्त साल था, तब दिल्ली से लेकर कश्मीर तक बताया गया कि रियासत के हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को जम्मू कश्मीर में भी लागू करना है। साल 2006 के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने इन लोगों को यानी NHM के डिपार्टमेंट में कश्मीर के करीबन 8000 के करीब लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फराहम की। लेकिन उन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बाद भी इस महकमे से या इस डिपार्टमेंट से वाबस्ता नौजवान आज भी परेशानी के आलम से दो चार हैं। वो अलग बात है कि सरकार को इस महकमे की या इन लोगों की बदौलत अवार्ड्स भी मिलते रहे, लेकिन फिर भी हालत-ए-ज़ार इनकी नहीं सुधारी गई है। पिछली बार सरकार जम्मू कश्मीर में जब यूटी बनी तो तब लगा था कि जो दिल्ली में है वो कश्मीर में होगा, सरकार ने भी बताया था। लेकिन आज भी वही कहानी, दिल्ली में अलग सरकार का कायदा कानून, कश्मीर में अलग कायदा कानून, और इसी कायदे और कानून के बीच में ये कश्मीर का नौजवान लुढ़कता ही जा रहा है। NHM के लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं इनका मामला। और मामले में सबसे पहले हम पूछेंगे मुनीर इंद्राबी से। मुनीर इंद्राबी प्रेसिडेंट हैं इनके NHM मुलाजमीन के। मुनीर, मामला असल में क्या है आपके साथ? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त यहाँ पे दे दिया हमारी बातों को सुनने के लिए। बेसिकली 2006 में ये लॉन्च हुई ऑल ओवर इंडिया में, तो सीधी सी बात है हमारे जम्मू कश्मीर में भी लॉन्च हुई। इसमें एक डॉक्टर्स आते हैं, पैरामेडिक्स आते हैं और मैनेजमेंट आता है। जो इसका एक लक्ष्य था, जो इसका मोटिव था, वो गवर्नमेंट ने हासिल कर लिया हमारे माध्यम की वजह से। तो जो हमारे कुछ डिमांड जो इस मिशन को चला रहे हैं अभी तक, जो हमने चलाया अभी तक, कि हमारे कुछ डिमांड्स एक जेन्युइन डिमांड्स हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन इशू, जैसे रेगुलराइजेशन पॉलिसी एक कमिटमेंट हुई थी हमारी, तो अभी तक उस पर कोई पेश रफ्त नहीं हुई। जैसे कि आपको पता है रिसेंटली हमारा जो स्टेट यूटी बन गया, इसमें एक बड़ी लोगों में एक बड़ी आशा थी कि अब जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉय को खासकर जो स्कीम्स में काम कर रहे हैं और 24/7 काम कर रहे हैं, कि हमें लग रहा था कि अब हमारे लिए कुछ स्पेशल पैकेज मिल जाना चाहिए, जो जिससे अभी तक हम महरूम हैं। तो रही बात जब जम्मू कश्मीर और यूटी बन गई, जम्मू कश्मीर को अपार्ट छोड़ दिया इस वक्त को, लद्दाख को इन्हें सैलरी डबल की डॉक्टर्स और मैनेजमेंट की, जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लद्दाख जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था, अब बदला, लेकिन लद्दाख में अलग कानून, जम्मू कश्मीर में अलग कानून। और मुसद्दिक भी मेरे साथ हैं। मुसद्दिक, ये कोविड, ये सैलाब, जिस तरह आप कहते हैं कि हमने सब कुछ किया जी, हमने इन हालात में काम किया, क्या वाकई में आपने कुछ डिलीवर किया उन दिनों और सरकार को कोई फ़ायदा मिला आपसे? शुक्रिया सनम एजाज साहब आपका वक्त देने के लिए। जैसे आप जानते हैं कि जैसे मुनीर साहब ने भी कहा, जो हमारी ये लड़ाई है, हम जो लड़ रहे हैं
अपने रेगुलराइजेशन के लिए, ये पिछले 15 साल से हम लड़ रहे हैं। और जैसे आपका सवाल है कि कोविड रिलेटेड जितना हमारा तकरीबन 80% स्टाफ वो इस वक्त कोविड के काम में लगा हुआ है, जिसमें हमारा डॉक्टर है, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, इवन हमारा मैनेजमेंट स्टाफ भी है। अपने काम के साथ साथ एडिशनल काम में इस वक्त वो कोविड में लगे हुए हैं। और अगर आज देखें, J&K ऐसी स्टेट है जहाँ पे कोविड का जो रेशियो है वो बहुत कम है। ये इस वजह से है, हम लगातार हुकूमत के साथ साथ जो कोविड का काम कर रहे हैं, चाहे वो सर्वेलेंस का काम हो, चाहे वो डाटा मैनेजमेंट का काम हो, चाहे वो OPDs का काम हो, हम लगातार अपनी सर्विसेज ह्यूमन मैनकाइंड के लिए और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए दे रहे हैं। इसके अगेंस्ट हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं फिर कि अगर पिछले 15 साल से हम 20 साल से इस डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, आखिर हमारा मुस्तकबिल कहाँ है? हम अपने मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। ये कोई 2 साल या 3 साल या 4 साल नहीं है, लगातार हम कंटिन्यूसली इसमें अपनी जो सर्विस है वो लगातार दे रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो रेगुलराइजेशन जॉब पॉलिसी की बात है, ये हमने बार बार हुकूमत से उठाई है और उसके बरस हुकूमत ने हमारे साथ भी कमिटमेंट्स की हैं, और वो भी रिटन कमिटमेंट्स ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली। और गवर्नमेंट ऑफ J&K जिन्होंने जो हमारे साथ वादे किए थे, हम हुकूमत से ये अपील करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने वादे पूरे करिए। चलिए, सरकार अपने वादे पूरे करे। एक बड़ा मुद्दा है सरकार का वादा। मेरे पास ऑर्डर है और ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, पिछली सरकार का 2019 में ये हुआ है, और ये ऑर्डर है 2017 में 15/3/2017 कोई ऑर्डर इशू है सरकार का। ऑर्डर नंबर है 151/HME/2019, और इसमें ऑर्डर हुआ है कि 1020 NHM मुलाजमीन को रेगुलराइज करना है। करीबन 8,000 की इनकी तादाद है, लेकिन सरकार ने ऑर्डर किया, फ्लोर ऑफ द हाउस भी बताया, लेकिन उसके बाद भी सरकार का अपना ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। साफ जाहिर है सरकार बता रही होगी कि हमारे पास फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, ये सब मामला। लेकिन अदरीस मेरे साथ मौजूद हैं। अदरीस, आपकी डिमांड फाइनली क्या है, और सरकार ने अब तक डिमांडों के हवाले से क्या भरोसा दिया आपको? अस्सलाम वरहमतुल्लाह। देखिए, हमारी डिमांड सिंपल एक है कि हमारा जो फ्यूचर है वो हमें डार्क नज़र आ रहा है। 15 साल सर्विसेज देने के बाद भी हमारे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है गवर्नमेंट जो वाज़ह करे कि हम 15 साल के बाद हमारा फ्यूचर उनने क्या रखा है। एक तो वो, दूसरा हमारे पास कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है, हमारे पास कोई जॉब पॉलिसी नहीं है, हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे लीव बेनिफिट्स हो, या ऐसे है कि हमारे पास मीगर सैलरीज, लिविंग स्टैंडर्ड्स जो इस वक्त है वो बहुत इन्फ्लेशन में है, हम वो आगे जाके पूरा नहीं कर पाते हैं। जो हमारी फैमिलीज़ हैं वो शायद अपने बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को उसके लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मीगर सैलरीज है। हम चाहते हैं कि हमने पहले भी मुतालबा किया था कि कुछ ऐसे बायलॉज हो या ऐसा कोई प्लान हो जो गवर्नमेंट के पास है, जो हमारे साथ उनके साथ इंटरेक्शंस हुई हैं, जो उनने कमिटमेंट्स किए, उनमें ये सब चीज़ वाज़ेह करके दी हुई हैं। जो कमेटीज़ बनाई थी उन्होंने बाज़ाब्ता एक पॉलिसी फॉरवर्ड करी है, जो उस टाइम के जो गवर्नमेंट थे, आला हुक्काम थे या LG साहब है, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि उस फाइल को एक बार फिर से देखें। उसमें बाज़ाब्ता एक प्लान ड्राफ्टेड है कि हम फेज़ वाइड मैनर में इनको रेगुलराइज करें। देखिए, वैकेंसीज़ की कमी नहीं है, यू हैव एम्स ओवर हियर, यू हैव न्यू मेडिकल कॉलेजेस, हम लोग अकोमोडेट हो सकते हैं अगेंस्ट द अवेलेबल वैकेंसीज बहुत सारी हैं, बट ये है कि विल नहीं है। शायद कहीं ना कहीं उसमें ब्यूरोक्रेसी का भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो एक बार उस पर थोड़ा कंसिडर करें हमारी फ़ाइल को, जो हमने अभी तक सर्विसेज दी है। अगर यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन में रिक्रूटमेंट्स होती हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स में रिक्रूटमेंट्स होती है, या डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड्स होते हैं, क्या हम उसमें वो हमें नहीं बेनिफिट दे सकते हैं कि नहीं, इन्होंने ऑलरेडी 15 ईयर्स का कुछ एक्सपीरियंस बेनिफिट दे दें, कुछ हमें वो प्रायोरिटाइज करे कि नहीं, ये लोग हैं, वी आर वेल ट्रेंड, वी आर वेल इक्विप्ड, वी आर डिजर्विंग टू गेट एक्सपीरियंसड है। गवर्नमेंट को एवरी टाइम हमारे साइड से फायदा ही है। न्यू रिक्रूटमेंट को उनको ट्रेन करना पड़ेगा, वी आर ऑलरेडी ट्रेंड, वैकेंसीज है, बजट की कोई इशू नहीं है। हम चाहते हैं कि एक बार उन पे कंसिडर करें जो हमने ऑलरेडी उनके साथ एक राह अमल तय की हुई है। जहां वैकेंसीज की बात करें, हमें मालूम ये भी हुआ है कि इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट में 30 से 40 हज़ार की वैकेंसीज हैं जो पोस्ट क्रिएटेड हैं वहाँ पे, जहाँ पे उसके लिए बजट आता है, लेकिन वो बजट कहीं डाइवर्ट हो जाता है, कहीं वो बजट वापस चला जाता है। अगर रियासत में सरकार इन सारे मामलात को नज़र रखते हुए हमारे हेल्थ सेक्टर को मजबूत बनाना चाहती है, तो जहां इनको रेगुलराइज किया जा सकता है उन पोस्टों पे, वहां उसके साथ साथ नए और पोस्ट की भी भर्ती अमल में लाई जा सकती है। रऊफ मेरे साथ है। रऊफ भी, आपने सारे मामले मुझे बताए, सरकार से कभी नेगोशिएशन की, सरकार के पास गए, सरकार ने क्या जवाब दिया आपको?
देखिए सनम, मैं आपको पिछले 2017 से बात करूंगा। 2017 में हमारे एक नेगोशिएशन सरकार के साथ हुई है। तब भी जो सरकार ने, मेरे पास डॉक्यूमेंट, आपने देखा भी होगा डॉक्यूमेंट, तब एक डॉक्यूमेंट बना था NHM एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के दौर जम्मू कश्मीर सरकार के दरमियान MOU तय हुआ था, जिसमें सारी डिमांड्स को एग्जामिन करके एक रोड मैप तैयार किया गया था। इनको ये स्टेप बाय स्टेप डिमांड्स हल करेंगे, जिसमें टॉप प्रायोरिटी पे हमारी जो जॉब सिक्योरिटी थी, हमारी जो सोशल सिक्योरिटी थी, हमारी जो लीव एंटाइटलमेंट वो थे। उस वक्त ये भी बताया गया, उस मैंडेट दिया गया था उस कमेटी को कि आप एक रोड मैप तैयार कीजिए और सरकार को भेजो और फाइनेंस डिपार्टमेंट को। उस कमेटी ने वो बाज़ाब्ता रोड मैप तैयार किया हुआ है और सरकार को भेजा भी, मगर उस फाइल का क्या पुरसान हाल है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पहले भी कहा, इससे पहले भी कहता आ रहा हूँ कि 1020 बंदों की फाइल की थी, जिसमें मैनेजमेंट के स्टाफ था, जिसमें डॉक्टर्स थे, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ था, जिसमें JXX के लोग थे, जिसमें R&D पे लोग थे। पूरा शेयर मिला था हर को, मगर सरकार के पास क्या वजूहत है कि उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उस फाइल को आगे नहीं पहुँचाया गया। बहुत शुक्रिया अदरीस साहब। जाहिर है जम्मू कश्मीर में आमतौर पे इल्ज़ाम यही लगाया जाता है कि करप्शन है। साहब जाहिर है जिस मुलाजिम की तनख्वाह बहुत कम हो, उसका घर उस पर ना चले, तो आखिर वो करप्शन नहीं करेगा। ये पहला मुद्दा है, आम सा मुद्दा है। लेकिन उसके साथ साथ सरकार के अपने वादे और ख़ास तौर पे नई जनरेशन जो हमारी है, इसके दिलो दिमाग पे जो असर छोड़ रहा है, हालात की मार जो उस पर पड़ी रहती है, और ख़ास तौर पे जब वो जॉब करता है कहीं पे और उसके बाद उसको ये भी पता है कि क्या पता कब निकाला जाए, कब क्या हो जाए, कहीं फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो उसके बाद वो डिपार्टमेंट कैसे तरक्की कर पाएगा। वहाँ का मैन पावर जो है वो जब खुद परेशान होगा तो डिपार्टमेंट साहब जाहिर है परेशान हो ही होगा। सरकार से वादे तो सरकार करती है, लेकिन कश्मीर में यूँ कहा जाता है कि सरकार का वादा और यहाँ की बारिश दोनों का कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी उम्मीद है और उम्मीद से दुनिया कायम है। और चलिए हम एक और पहलू पर भी आते हैं। हमारा ट्रैफिक का निज़ाम कितना ढीला है, उसकी मिसालें दुनिया में शायद कहीं और ना मिले, लेकिन जम्मू कश्मीर की हर गली और नुक्कड़ पे ये मिसालें मिल सकती हैं। गौर कीजिएगा, श्रीनगर के अस्पतालों में जाना हो तो आपको ट्रैफिक जाम ज़रूर मिलेगा। श्रीनगर के बर्जला अस्पताल में आपको जाना होगा तो बर्जला अस्पताल की तरफ बर्जला से जाने वाला जो रास्ता है उसके दाएँ बाएँ आपको गाड़ी खड़ी मिलेगी, रेडी वाला खड़ा मिलेगा, दुकानदार ने अपना सामान रोड पर ला रखा होगा। अस्पताल में पेशेंट को जाने के लिए, एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता बनाने में आधा घंटा सिर्फ 100 मीटर की दूरी तक लगता है और इंतजामिया तमाशा देखती है। पुलिस एहलकार उस इलाके में आपको जरूर नजर आएंगे, लेकिन इस ट्रैफिक को सीधा करने के लिए वो पुलिस एहलकार सामने नहीं आएंगे। आपको ट्रैफिक वाला भी मिलेगा, वहां पे आपको हेल्थ डिपार्टमेंट का अफसर भी मिलेगा, मेडिकल सुपरडेंट भी उसी रास्ते से आता जाता है। लेकिन क्या मजाल वो अपनी खिड़की से बाहर निकले और यहाँ पे बताए लोगों को कि यहाँ गाड़ी खड़ा नहीं करनी है, और उसी गाड़ी खड़ा न किए जाने की वजह से जब कोई मरीज़ यहाँ आता है तो आधी ज़िंदगी वो रास्ते में हार चुका होता है, आधी ज़िंदगी का ख़तरा ये रहता है कि बर्जला पुल से अस्पताल पहुँचते पहुँचते कहीं वो रास्ते में ही न दम तोड़ बैठे। ये वो अलमिया जिस पे बात की जा सकती है, इंतज़ामिया से पूछा जा सकता है कि क्या यही एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या यही तमाशा है। लेकिन कुपवाड़ा की गलियों में भी यही आवाज़ आ रही है। वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन के होते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन के देखते हुए सड़कों पर कब्जा है, ट्रैफिक मैस है, कोई पूछने वाला नहीं है। और कुपवाड़ा के लोग भी यही बात करते हुए बता रहे हैं कि उनकी दादरसी कौन करेगा, उनकी फरियाद कौन सुनेगा। क्रॉसिंग पोर्ट जो होता है, क्रॉसिंग पोर्ट पे मतलब क्रॉसिंग गाड़ी नहीं कर सकती है। जितने भी यहाँ लगे हुए एडमिनिस्ट्रेशन, ज़रा मैं एक बार फिर गुजारिश करती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ ध्यान दे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा पे कि डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का क्या हाल है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जहाँ भी देखो गाड़ियाँ, पटरी वगैरह, सामान बाहर है, दुकान से भी सामान बाहर है, पटरी के चलने फिरने का बच्चों का यहाँ कोई भी यहाँ चलने फिरने के बहुत परेशानी में दुश्वार होती है यहाँ पे चलने फिरने की। मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करती हूँ, एक बार ट्रैफिक हुकाम से भी गुजारिश करना चाहती हूँ, ज़रा ये गाड़ियाँ या यहाँ पटरी का या कुछ भी है ये थोड़ा क्लियर कराए ताकि लोगों को चलने फिरने में दुश्वार ना हो। और खुदा न खास्ता अगर कल यहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होता है।
तो चलिए, ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे पास एक बड़ी खबर है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, एक बच्चे को जलाया गया है। उस बच्चे को जलाने वाला कहा जाता था कि माँ है, लेकिन माँ दुनिया में ऐसा कभी काम नहीं कर सकती है कि वो अपने बच्चे को जला दे, मौत के दहाने तक पहुंचा दे। हम खुद उस खबर की तफसील तक पहुंचे थे, हमने खुद जाके वहां पे इंक्वायर किया। मालूम यह हुआ कि सारे मामले या फसाद की जड़ चाचा है, लेकिन चाचा ने किन हालात में किया वो खबर हम आपको बता रहे थे, लेकिन वक्त ही कमी की वजह से आज नहीं, कल हम आपको ज़रूर बताएंगे कि असल वाक़ा क्या है। लेकिन फिलहाल आज के ग्राउंड रिपोर्ट से मुझे मेरे साथी समीर वानी को दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।